वो चाहेंगे तो नहीं। तो ये जी डॉक्टर हसनैन साहब, मेरे ख्याल है वो डॉक्टर सालिक जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए। ये बताइए कि ये आपकी बात को हमने सही मापा था कि आप ये हिंट कर रहे हैं कि जो करना है कर दिया जाए अगले चंद दिन के अंदर। आपको डू यू सी एनीथिंग लाइक दैट हैपनिंग कि ईरान अपना अच्छा, ईरान के मामले में मैं बिल्कुल क्लियर हूं, और उसके अंदर जितना वो टाइम बाय कर रहे हैं इसके दौरान में जो है वो कुछ टेस्ट कर दें, क्योंकि देखें इस टाइम पर हम जो है वो डिप्लोमेटिक डायनामिक्स नहीं देख रहे। इस टाइम पर हम ये नहीं देख रहे कि वो कितनी पुरानी रियासत है। हम इस वक्त ये भी नहीं देख रहे कि उस वक्त निजाम कितना पुराना है, कितनी बड़ी सिविलाइजेशन है। हम इस वक्त ये भी नहीं देख रहे कि टेक्टिकल स्ट्रेटेजिक मामला क्या हो सकते हैं। हम ये भी नहीं देख रहे कि लॉजिकल प्रैग्मेटिक ग्राउंड्स क्या हो सकती हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो इधर बैठा है वो एक ऐसा खतरनाक वेरिएबल है जिसका नाम ट्रंप है, जिसने बगैर सोचे पूरी दुनिया के अंदर टैरिफ का तमाशा लगाया। और टैरिफ के साथ जो है वो ये भी नहीं सोचा कि मुल्क की अकाउंटेंसी को बैलेंस करना है। 7.2 ट्रिलियन डॉलर जो उसने एक साल में देना है, वो एक तरफ ये सोच रहा है, फिर दूसरा वो दो चीजें सोचता है कि एक तरफ जो है उसने डॉलर को 80 मुल्कों के अंदर जो है वो रिजर्व डॉलर है, और 80 मुल्कों का रिजर्व डॉलर है तो उसकी हेजमनी को खराब क्यों कर रहा है? जब नवाबों की तरह बैठा है तो क्या जरूरत है वो उसको किसी और तरफ जाने की, कि आराम से अमेरिका अपनी ताकत को एंजॉय करे। और फिर इसी तरीके से जो है वो पूरी दुनिया जो है वो उसके पास काम करने के लिए आ रही है। इसी तरीके से इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो चाइना उसको लेकर बैठा है। अब चाइना को मजबूरन अपनी करेंसी को इतना मजबूर करके, आप ये देखें, डॉक्टर शमरेज के सामने भी अर्ज कर रहा हूं, आप ये देखें कि क्या पेट्रो डॉलर था, पेट्रो डॉलर से पेट्रो युआन शुरू हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरीके से आप देखें कि बहुत सारे मामला के अंदर जो है वो स्विफ्ट से हटाकर उन्होंने XLP, एक पूरा का पूरा डायनामिक, बल्कि आपके सामने मैं दोबारा रख छोड़ता हूं, इसका नाम है, यानी ये जो इसको कहते हैं XRP बाय द रिपल लैब्स। अच्छा, अब ये जो जनरल क्रिप्टो करेंसीज थी उसके टेक्नोलॉजी को चेंज करके अब XRP बाय द रिपल लैब्स आ रहे हैं, जिसके अंदर बैंकिंग ट्रांसफर, रेमिटेंसेस, FX ब्रिजिंग, ये सारी चीजें साथ में आ रही हैं। सो अंदाजा करें कि अभी जो उसकी मईशत का साइज जो अमेरिका का है, उस कुछ अरसे के अंदर आरएमबी को उस तरह बिहेव करना पड़ा। तो चाइना टेक्निकली नहीं चाहता कि वो उस इकोनॉमीज ऑफ स्कोप पर जाए, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि BRD अभी तो एक, यानी बिल्ड योर ड्रीम, एक ऐसी कार है जिसने टेस्ला को तबाह करके रख दिया। इसी तरीके से दूसरी जो चीजें हैं वो जो एक और प्रोडक्ट है उसने भी उनकी मार्केट साइज खराब कर दिया। जहां तक ये भी समझने की हमें जरूरत है कि आप ये देखें कि आईफोन जो है वो उसकी 3 कंपनी चाइना के अंदर है, और 90% जो है 90% आईफोन यहां पर असेंबल होता है चाइना के अंदर। सो आप मुझे बताइए कि ये किस तरफ जा रहा है। सो हमें ये देखना है कि ईरान को इस टाइम पर ट्रंप आइडियोलॉजी देखनी है। वो इस टाइम पर वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेंटागन को नहीं देख रहे, CIA को नहीं देख रहे, स्टेट डिपार्टमेंट को नहीं देख रहे, वो ट्रंप को देख रहे हैं। और ट्रंप वो है जो मैकडॉनल्ड खाकर कुछ भी कर सकता है। यानी एक आदमी जो है वो सारों को बुला करके, पूरी टीम्स को बुला करके एक ओवल ऑफिस के अंदर एक शानदार, जिस तरीके से वहां की कुजीन्स होती हैं, जो डेलिकेसीज होती हैं, वो खिलाने वाला आदमी सदर कह रहा है कि मैंने पूरे जगह से जो है ना वो जंक फूड मंगवा दिया, अब इसको खाओ। सो एक ऐसा आदमी जो आपके मुल्क की पूरी दुनिया के अंदर जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड को लीड कर रहा हो, उससे आप क्या समझ सकते हैं कि वो क्या डिसीजन लेगा? उसको क्या समझ आएगी जब वो टैरिफ को बगैर वजह इरेशनल टैरिफ एप्लीकेशंस कर सकता है, और अचानक से आरएमबी करना नहीं चाहता। आरएमबी तैयार, ये मैं बता दूं, चाइना तैयार होना नहीं चाहता लेकिन तैयार है। लेकिन आप वो डिफरेंस इकोनॉमी का देख लें। यहां मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि जो टर्की है वो किसी सूरत भी, ये टर्की, डॉक्टर मुनव्वर ने बिल्कुल कहा कि मुझे उनको लगा कि मेरी बात में डायकोटमी है। डायकोटमी इस तरीके से लगी, यकीनी तौर पे अब वो इस्लामिक कार्ड खेलेगा और आखिरी हद तक जाएगा। इससे पहले वो खिलाफत से भी पीछे हो चुका है, और वो खिलाफत से पीछे इसलिए हो चुका है, ये सारे के सारे अब वो मामला है जो आखिरी, जिसको कहते हैं ना लास्ट रिजॉर्ट गेम्स, वो लास्ट रिजॉर्ट गेम्स खेल रहा है। इस टाइम पर जो अवामी इक़्तिदार और अवामी निजाम है वो उसके पास अब नहीं है। और इससे पहले भी जो वो उन्होंने कू का निजाम बनाया था वो इंटरनल था, और उसकी बहुत सी रिपोर्ट्स अब निकलना शुरू हो गई है। अब सवाल ये है,
यहां पर जो है इसराइल के मसले के ऊपर हम आ जाते हैं। यहां पर अगर मैं देखूं तो इसराइल के मुताबिक मरकजी शाम के हवाई अड्डों पर फजाई दिफाई निजाम और रडार मुतारफ कराने का तुर्की का इरादा जो है, जो इरादा जो है वो इसमें इसराइल की आजादी के लिए बराह रास्त खतरा है। अच्छा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब वो जाहिर सी बात है उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहा है। सो प्रेशर बिल्ड करते वक्त उसने ये भी किया कि फौजी अड्डे पर जो तुर्किया इस फौजी अड्डे पर ताकतवर रडार स्टेशन कायम करेगा जिसका दायरा मकबूजा गोलान की पहाड़ों से आगे इसराइल तक होगा। यहां पर यह भी बात कर दूं कि दाखिली तौर के ऊपर वो कह रहे हैं कि हमें माशी कमजोरी हो गई है, हमारा लीरा बहुत नीचे चला गया है। मैं दो चीजें भी तो सोचूंगा ना, मैंने सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर Not नहीं just सोचा, मुझे ये भी देखना कि लीरा 8 से नीचे चला गया। आपको ये याद होगा, डॉक्टर शंग्रेज को भी याद होगा, डॉक्टर मुनव्वर को भी याद होगा कि एक यानी तकरीबन 6 साल पहले तक 63-73 का लीरा था, 8 साल पहले का। सो अब जो है वो 8 रुपए का लीरा, मेरे पाकिस्तान के मुताबिक 8 रुपए का लीरा, और अब जो है ना रिसेंट टाइम में 7 रुपए का लीरा हो गया। सोचे प्रोडक्शन कहां थी, वहां के सूट्स आउट आउट ऑफ yes. आउट ऑफ बॉक्स बहुत क्लास के थे, शूज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, उसकी टेक्नोलॉजी के अंदर, हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, सब में बेहतर था। इतनी Yes. तेजी से डिटोरिएट हुआ और सारा कुछ ये इजराइल के साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्टर साहब इजाजत दें तो जरा डॉक्टर सालिक से ये पूछ लें। डॉक्टर साहब, ये सारी सिचुएशन तो हमारे सामने जरा वाजे होती चली जा रही है, बट इफ ये बात एस्केलेशन की तरफ चली जाती है, क्योंकि डॉक्टर हसनैन साहब ने कहा कि एक ऐसे साहब ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए जिनको हम रैशनली प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि वो व्हाट कैन ही डू इफ इट फेल्स एंड इट मूव्स टुवर्ड एस्केलेशन। हाउ लॉन्ग कैन रशिया रिमेन अलूफ? क्योंकि रशिया का तो बहुत सीरियस इंटरेस्ट रहा है, आपने जैसे सोवियत जमाने से आपने बताया कि वहां पे इट वाज देयर बैकयार्ड, तो हाउ लॉन्ग विल दे रिमेन अलूफ? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं 2-3 चीज़ों का ज़िक्र करना चाहूँगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो डेफ़िनेटली यूएस एक रिएक्टिव मोड में है और पैनिक मोड में है। जैसे जिस तरीके के एक्शंस प्रेज़िडेंट ट्रंप के नज़र आ रहे हैं, जो हमें मोस्टली लग रहे हैं कि जैसे एरेटिक हैं, इर्रेशनल हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ही इज़ एस्ट्यूट एंड स्मार्ट। मैं एक यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगा कि यूएस में एक गेम खेली जाती है चिकन आउट, जिसमें 2 ड्राइवर्स हेड ऑन आते हैं कोलिजन के लिए एक-दूसरे की तरफ अपनी गाड़ी पे। और उसमें देखा ये जाता है कि व्हिच वन चिकन्स आउट फर्स्ट, वो लाइन पहले कौन-सा छोड़ता है। इसके लिए दोनों ड्राइवर्स आउट ऑफ इंटेलिजेंस, नॉट आउट ऑफ स्टुपिडिटी, दे ट्राई टू मेक द अदर बिलीव कि वो इर्रेशनल हैं। वो डार्क ग्लासेस पहन लेंगे, वो अपनी स्क्रीन के ऊपर को मडी कर देंगे, वो इस तरह की एनवायरनमेंट बनाएँगे कि अगले वाला ये सोचे कि अगर ये ना चाहते हुए शायद एक्सीडेंटली मुझे आके हिट कर दे तो मेरा जो है ना वो आई विल बी गॉन। सो दे इम्पोज दैट काइंड ऑफ रिएक्शन ऑन द ओपोनेंट कि वो चिकन आउट हो। प्रेसिडेंट ट्रंप, मैं समझता हूँ कि ही इज स्मार्ट। ऐसा नहीं है कि वो ही इज डूइंग दीज थिंग्स आउट ऑफ बीइंग अनवाइज और थिंग्स लाइक दैट। उनके अपने कुछ प्लान हैं जिसके मुताबिक वो कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब ने फरमाया कि इस वक्त जो यूएस है वो फोकस कर रहा है ईरान के ऊपर। एनी अदर कॉन्फ्लिक्ट इन दिस रीजन विल बी डाइवर्शनरी। उससे ये होगा कि उसको वो जो फोकस है वो इम्पैक्ट होगा। मैं नहीं समझता कि इस एनवायरनमेंट में यूएस ये चाहेगा कि एक और लड़ाई शुरू हो जो कि उसकी जो मेन लड़ाई, जो उसका मेन इशू है, उससे उसकी अटेंशन हटा दे और यूएस इज कंपेल्ड टू लुक एल्सवेयर। नाउ कमिंग टू योर बेसिक क्वेश्चन, दैट इज रशिया। डेफिनेटली मैं नहीं समझता कि रशिया जो है वो इट कैन स्टे अलूफ। और जिस तरीके से द वर्ल्ड इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम लिबरल ऑर्डर टू अ रियलिस्ट ऑर्डर, और अभी हम मल्टीपोलैरिटी और यूनी मल्टीपोलैरिटी की बातें सुन रहे हैं, इस एनवायरनमेंट में डेफिनेटली ऑलरेडी हम कुछ ऐसी मूव्स देख रहे हैं रशिया की तरफ से, जिसमें कि आपने देखा होगा कि कुछ सबमरीन्स वगैरह मूव हुई इस रीजन में और इस तरह की काउंटर मूव्स हुई। तो मैं नहीं समझता कि रशिया विल स्टे अलूफ वेरी लॉन्ग। और पहली तो बात है कि आई विल से कि बहुत कम चांसेस हैं कि एक्टिव ऑपरेशन शुरू हों बिटवीन टर्की एंड ईरान, नो सॉरी टर्की एंड इजराइल। और अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो आई डोंट थिंक रशिया विल स्टे अलूफ। यस डॉक्टर मुनव्वर, वेरी क्विकली, अब 5 मिनट्स है हमारे पास।
ये बताइए कि अगर तो ये एस्केलेशन नहीं होती तो फिर सीरिया का मुस्तकबिल क्या है? वहां पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती, वहां वॉरलॉर्ड्स बन जाते हैं एंड एवरीथिंग इज थ्रोन टू द वोल्व्स। सीरिया मजीद डिस्टेबलाइज होगा और सीरिया के अंदर आप डिफरेंट फैक्शंस देखेंगे। ईरान खामोश नहीं होगा, असद रशिया में बैठा खामोश नहीं होगा, रशिया खामोश नहीं होगा, बाकी एक्टर्स खामोश नहीं रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर समरेज सालिक साहब का जो आर्गुमेंट है उसको आगे लेके चलूं कि मुझे कोई क्लैश नजर नहीं आता टर्की और इजराइल के दरमियान में, बिकॉज न ये सऊदी चाहेंगे, न कतरी चाहेंगे, न अम्मानी चाहेंगे, न यूएई वाले चाहेंगे। पहले ही ईरान के मसले पे भी वो बड़े सेंसिटिव नजर आ रहे हैं, बिकॉज जो रिफॉर्म पैकेज मोहम्मद बिन सलमान लेके आ रहे हैं या दूसरे जो उनके डिजाइन है वो उससे जो है डीरेल होते नजर आता है। दूसरा आर्गुमेंट ये है कि ट्रम्प साहब को आप भले अनप्रिडिक्टेबल कहें, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर में एक पैटर्न बड़ा वाज़ेह है, और वो ये कि वो वॉर से अवॉइड कर रहे हैं। वो इस पे स्टेटमेंट अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी कह चुके हैं, और वो अमेरिका की इकोनॉमी को गलत उठा रहे हैं, सही उठा रहे हैं, स्ट्रेटेजी से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनका जो मकसद है वो अमेरिकन इकोनॉमी को रीबिल्ड करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है। तीसरा ये कि मैं हमेशा ये बात कहता हूं, जिसकी तरफ भी डॉक्टर साहब ने इशारा दिया, कि वी आर लिविंग इन ट्राइपोलर वर्ल्ड, और इस ट्राइपोलर वर्ल्ड में चाइना और रशिया, ये वेस्टर्न मीडिया भी अब इसे कोट कर रहा है, इजराइल भी कोट कर रहा है कि वो पॉलिटिकली मिलिटरीली दे आर अलाइंड विद ईरान। तो उस सूरत में ईरान के साथ भी जंग जो है वो मुझे कोई इतनी प्लेट पे रखे हुए ऑप्शन के तौर पे नजर नहीं आ रही। थैंक यू डॉक्टर हसन जावेद साहब, आपके कमेंट पे क्लोज कर, आपका माइक ओपन कीजिएगा। यहाँ पर सर मैं दो बातें आपके सामने रख देता हूँ। इस बात को तो क्लियर समझे कि मैंने अपनी पूरी गुफ्तगू के अंदर एक बात कहा है कि एक हाइप क्रिएट करना और एक थोड़ा सा जो है वो 5-6 कदम बढ़ाना, इसको जो है वो ये नहीं कहते कि कोई मामला करने वाला है। इक्तिसादी मामलात उनके चल रहे हैं, और इसी तरीके से बिशार अल असद जिसको ये अहमद अश-शरा, जिसको पुराना नाम अबू मोहम्मद अल जोलानी है, उसके अच्छे खासे ताल्लुकात हैं रजब तैयब एर्दोगान के साथ। अच्छा, ये मामलात वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। किसी भी सूरत जो है वो टर्की जो है वो इजराइल के साथ नहीं भिड़ेगा। ये बात तो आप यहाँ पर यहाँ भी यानी लॉक कर लें इस बात को। ये मेरा आइडिया है, ये मेरा आइडिया बिल्कुल। ये मैं आपको बिल्कुल एक कैटेगोरिकल बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ, रही बात ईरान के ऊपर, मैंने आपको ये बता दिया कि सबकी राय अलग हो सकती है, कि मुझे ये लगता है कि होना नहीं चाहिए, लेकिन इनडायरेक्ट कोई एक मिस एडवेंचर ट्रम्प करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग शिरकत करने का। विद दिस ये टेक अवे है आज की गुफ्तगू का कि एक तो कंसेंसस है इस बात पे कि इजराइल और तुर्की के दरमियान किसी किस्म की कोई फर्दर एक्टिव वॉर की कोई बज़ाहिर इम्कानात तो नहीं है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो सारी एक फियर और एलिमेंट ऑफ मिसकैलकुलेशन कैन नेवर बी रूल्ड आउट। हम पाकिस्तान में बैठ के ये गुफ्तगू जियोपॉलिटिक्स, हमारे लिए ये रीजन इम्पॉर्टेंट है, मिडिल ईस्ट का हमारा हमसाया इलाका है, ईरान इज इमीडिएट नेबर, वहाँ पे अगर कोई सूरत हाल डेवलप होती है तो वो हमें डायरेक्टली अफेक्ट करती है। उसके लिए हम 19 तारीख का इंतज़ार करेंगे। 19 तारीख को सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान, जब ये होगा तो इस मामले को वहाँ से टेकअप करेंगे।